सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, जो समांतर श्रेणी का यह मेरा पहला लेक्चर होगा। इसके पहले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति ख़त्म कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम लोग आज समांतर श्रेणी शुरू करेंगे, जो कि 10वीं कक्षा का अध्याय 5 है ये। अब हम समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक प्रश्नावली नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं, बेसिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइएगा, यहाँ से क्या है कि समांतर श्रेणी, दो शब्द आया है, एक समांतर आया है और एक श्रेणी आया है। तो पहला चीज़ क्या है कि समांतर श्रेणी, अब श्रेणियाँ कई प्रकार की होती हैं। कोई समांतर श्रेणी होता है जिसे हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में AP से रिप्रेजेंट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी होता है जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। एक हरात्मक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HP कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हमें क्या करना है कि ये श्रेणी के क्या हैं, प्रकार हैं, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। उन्हीं में से एक हमारे सिलेबस क्लास 10th में है समांतर श्रेणी। आप 11th में जाएंगे तो एक श्रेणी बढ़ जाएगी, गुणोत्तर। और अब पहले चूँकि हरात्मक भी था, अब सिलेबस में हरात्मक नहीं है, तो ना तो हम हरात्मक के बारे में चर्चा करेंगे, ना तो हम गुणोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। हम अगर चर्चा करेंगे बार बार तो केवल और केवल समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में केवल और केवल AP कहेंगे। और इसे समांतर श्रेणी को संक्षेप में हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी। यही हमारा समांतर श्रेणी का संक्षिप्त रूप है हिंदी, और ये क्या है, अंग्रेजी है। तो हम पहले श्रेणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि श्रेणी क्या होता है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर लिखा गया है संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। अब एक शब्द आया है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? किसी वस्तु का एक संग्रह होता है, किसी वस्तु का एक संग्रह होता है। जैसे मान लेते हैं सेब है। अब सेब को अगर एक साथ रख दिया जाए तो संग्रह माने क्या होता है, इकट्ठा होता है ना, तो वो सेब का क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब मान लेते हैं एक स्कूल है, उस स्कूल में कक्षा 10 के बच्चे हैं, तो एक समुच्चय कहलाएगा। किसके समुच्चय होंगे भैया? कक्षा 10 का होगा। और उसके प्रत्येक छात्र उस समुच्चय के एक क्या होंगे, अवयव होंगे। तो ये क्या लिखा रहा है कि संख्याओं का, अब चूंकि यहाँ वस्तु नहीं है, ये संख्या के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे बार बार। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के प्रत्येक अवयव अनुक्रम के पद, जिसे हम लोग टर्म कहते हैं, वो कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मान लेते हैं 2 है, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है डॉट डॉट डॉट। इसके बाद 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और इसके बाद 17 है डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, और 2 में अगर हम 2 पहले टर्म में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। अब सेकंड टर्म में 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें अगला टर्म मिल जाएगा। इसमें अगर 2 ऐड कर दे तो अगला मिल जा रहा है, इसमें अगर ऐड कर दे तो अगला मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित क्रम में रखा गया है, जिसमें प्रत्येक संख्याओं में 2 का क्या है भैया, अंतर है। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़ें तो 5, 10, 15, 20, 25,
आपको दिखाई दे रहा है हर जगह कितने का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है, अर्थात ये भी एक डेफिनिट ऑर्डर में है। इसके बाद अगर चलें यहाँ पर 6 9 3 है, 12 3 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ आप दिख रहा है ये श्रृंखला यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगला जो श्रृंखला मतलब जो अगला हमारा आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि ये श्रृंखला को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, अर्थात वो एक डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है, अर्थात ये एक अनुक्रम नहीं होगा। उपरोक्त ये दोनों हमारे क्या होंगे भैया, एक अनुक्रम में होंगे। बात समझ में आ रहा ना। और एक निश्चित क्रम में रखा गया है, क्योंकि सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो वही तो एक डेफिनिट ऑर्डर होता है। अब जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है, पहले टर्म में अगर हम 2 का गुना कर दे तो मुझे सेकंड टर्म मिल जा रहा है, फिर सेकंड टर्म में 2 का गुना कर दे थर्ड टर्म मिल रहा है, फिर इसमें 2 का गुना कर दे अगला टर्म मिल जा रहा है, इसमें गुना कर दे फिर अगला टर्म मिल जा रहा है। मतलब क्या है कि सब में 2 से गुणा कर दिया जाए, मतलब एक एक पद में 2 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरोत्तर मतलब अगले पद हमें मिलते हुए चले जा रहे हैं, अर्थात यह भी एक निश्चित क्रम में है। अब बात ये आती है कि भैया ये तो कोई अनुक्रम नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, ये अनुक्रम है, ये भी अनुक्रम है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी। नाम से स्पष्ट है समांतर श्रेणी, जिसका अंग्रेजी होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और इसे हम शॉर्टकट में AP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी, अगर हम इसका संधिविच्छेद कर दे समांतर का, तो समान धन अंतर मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित डिफरेंस हो, वही श्रेणी हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। ये जो हमारा होगा एक निश्चित अंतर है, मतलब प्रत्येक पद में 2 जोड़ते चले जाइए, अगला पद आपको मिलता हुआ चला जा रहा है, मतलब सब में जो अंतर है वो कितना है भैया, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा समान अंतर को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। क्या कहेंगे भैया, सार्वंतर, जिसका अंग्रेजी होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और इसे हम शॉर्टकट में केवल और केवल D से रिप्रेजेंट करते हैं सार्वंतर को। अरे भाई सार्वंतर, सर्वाधन अंतर, सर्वा का मतलब क्या होता है, सभी जगह जो अंतर विद्यमान होता है, मौजूद होता है, उसी अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, और इसे स्मॉल d से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। भैया लोग इतना समझ में तो आ गया होगा, मतलब समांतर श्रेणी भी समझ में आ गया, सार्वंतर भी समझ में आ गया। एक बार पुनः समांतर श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डिफिनीशन सुन लीजिएगा शॉर्टकट में, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक समान अंतर विद्यमान हो, वही श्रृंखला वही श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जो एक निश्चित अंतर विद्यमान होगा उस श्रृंखला में या उस श्रेणी में, उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर का अंग्रेजी कॉमन डिफरेंस होता है, और हमें यहाँ केवल और केवल स्मॉल d से बार बार सार्वंतर को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो सार्वंतर होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ जो सार्वंतर है वो धनात्मक है, लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा लिख दें, मान लेते हैं हमारे पास लिखा गया है 30 है, 28 है, 26 है, 26 है, उसके बाद 24 है, 22 है, डॉट डॉट। अब देखिए 30 से घटता हुआ जा रहा है, मतलब 0 की तरफ अग्रसर है, निगेटिव की तरफ अग्रसर है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में 2 की क्या हो रही है, कमी होते हुए बढ़ रही है। अर्थात यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव है, अर्थात कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब चलते हैं समांतर श्रेणी की एक अच्छी डिफिनेशन जो आपकी किताब में लिखी गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो डालेंगे हेडिंग समांतर श्रेणी।
ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का डिफिनेशन आपके सामने है जो लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में इसे हम लोग केवल और केवल एपी ही कहेंगे। इतना हो गया। लिखा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद ब्रैकेट में लिखा पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। उसके बाद नोट में यह निश्चित संख्या ही समांतर श्रेणी का सार्वधातर मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यह सार्वधातर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, और सार्वधातर को हम केवल और केवल स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये डिफिनीशन शॉर्टकट में अपने भाषा में पहले ही आप लोगों के सामने पेश किया, जो कि उसका दूसरा रूप है, लेकिन थोड़ा सा ये गणितीय भाषा में लिख दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कि किसी श्रेणी के, जैसे मान लेते हैं लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, डॉट डॉट लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस श्रेणी के इस पद को हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसे सेकंड टर्म कहेंगे, थर्ड कहेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को हम लोग A1 से और कभी कभी हम लोग T1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। T फॉर टर्म, लेकिन A1 का कोई लॉजिक नहीं है। हमारे दादा परदादा A1 यूज करते हुए, A2 यूज करते हुए, A3 यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, टर्म का लॉजिक है, टर्म मतलब पद, और इसे कैपिटल T से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम लोग A2 से या T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग A3 से या T3 से करेंगे, और इसे हम लोग A4 या T4 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से ये श्रृंखला ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास थोड़ा डिफ़िकल्ट सीरीज दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इसका सार्वधातर कितना है, तो कुछ लोग तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भैया, सब में एक डिफिनिट नंबर ऐड किया गया है। वही डिफिनिट नंबर कितना है भैया? 3 है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक समांतर श्रेणी हम मान लेते हैं ये एपी है। एपी है तो क्यों है? क्योंकि यही कह रहा है, इसका कंडीशंस है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ये संख्याओं की एक श्रृंखला है, एक सूची है, एक श्रेणी है, जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त पहला पद कितना है आपके पास? 3 है। अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से हमें क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो पहला पद हमारे पास 3 है, और एक निश्चित संख्या कितना है? 3 है। 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। दूसरे पद में 3 जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगले पद में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षण हम प्रत्येक संख्याओं में 3 3 जोड़ते हुए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तरोत्तर पद हमें मिलता हुआ चला जा रहा है। इतना तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको फार्मूले से निकालना हो कि बताओ सार्वधातर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है? T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3। और भैया ये अंतर हर जगह अगर बरकरार रहेगा तो इसी अंतर को हम लोग क्या कहेंगे भैया? सार्वधातर कहते हैं। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला है, जिसमें से पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है। तो T2 माइनस T1 का मतलब 6 माइनस 3, T3 का मतलब 9 माइनस 6, T4 का मतलब 12 माइनस 9। अब भैया 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। बताओ, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? सार्वधातर हो जाएगा।
इतना समझ में आ गया ना। ये तो जोड़ने वाला सिस्टम था। अगर हम इसी सीरीज को पलट दें, पलट देने का मतलब क्या है, उल्टी गिनती शुरू कर दें। मान लेते हैं हमारे पास 12 है, मान लेते उसके बाद 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, डॉट डॉट निगेटिव में जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे संख्या क्या हो रही है, निगेटिव जीरो की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। आप दिख रहा है कि प्रत्येक एक मान लेते हैं 12 है, 12 में अगर -3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 में -3 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, 6 में -3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अर्थात इसका सार्वधातुक कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। हाँ, अगर इस फार्मूले से आपको फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा, 9 -12, 6 -9, इसके बाद 3 -6, आप हर जगह घटाएंगे तो -3 -3 अर्थात इस सीरीज का जो सार्वधातुक होगा वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का यही तो प्रतिबंध होता है कि कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल आए, सेम आए, तभी वह सीरीज आपका एपी में होगा। अदरवाइज वो एपी में ना हो करके किसी और में हो सकता है, और हो सकता है कि किसी में ना हो। भाई प्रतिबंध होना चाहिए ना, कोई एक निश्चित, जैसे मान लेते हैं हमने आपको दिखाया सभी संख्याओं में 3 से गुणा किया गया तो जीपी में हो गया, लेकिन जीपी एचपी के बारे में हमारा कोई चर्चा नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिलेबस केवल और केवल एपी इंक्लूड किया गया, इसलिए हम एपी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया अनुक्रम क्या होता है, हमने आपको बताया समांतर श्रेणी क्या होता है, हमने आपको बताया सार्वधातुक क्या होता है। अब एक चीज़ और हम लोग इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक समांतर श्रेणी का मानक रूप कैसे होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। समांतर श्रेणी का मानक रूप डाल लेंगे हेडिंग आप लोग, समांतर श्रेणी का मानक रूप। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखा है, मान लेते हैं 5 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, डॉट डॉट लिखा है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को ए से, ठीक है ना, प्रथम पद को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 है, इतना हो गया ना। अब इसके बाद में आप बताइए हर जगह अंतराल कितने का चल रहा है, हर जगह अंतराल 5 का चल रहा है। भैया यही अंतराल क्या कहलाता है, यही अंतराल हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम स्मॉल डी से क्या करते हैं भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आराम से आपको मैं सिखा दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस केवल और केवल मेरे वीडियो से आप लगातार बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। बाकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको हर एक चीज़, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारा यही प्रयास होगा कि आपको समझ में आना चाहिए। बस आपका केवल और केवल एक मन होना चाहिए। अगर आपके पास मन है तो भैया मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है कि प्रथम पद हमारे पास 5 है, सार्वधातुक हमारे पास 5 है। अब इसके बाद ये प्रथम पद हो गया, ठीक है ना। प्रथम पद को A1 से किससे करेंगे, A1 से करेंगे, द्वितीय पद को A2 से करेंगे, तृतीय पद को A3 से करेंगे, उसके बाद A4 को करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, A1 का मतलब कितना है आपके पास, 5 है। घबराइएगा मत कि सर जी यहाँ प्रथम पद को A1 से किए, चूँकि यहाँ पर एक सीरीज हमको लिखना है तो A1 A2 A3 अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इकलौता बात करेंगे तो A से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, केवल और केवल A ही होगा। हाँ, T1 लिख सकते हैं। प्रथम पद कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। अच्छा, द्वितीय पद कितना लिखा गया है, 10 लिखा गया है। अब द्वितीय पद कब मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रथम पद A हो गया, द्वितीय पद A+D होगा, अगला जो होगा A+2D होगा, अगला जो होगा A+3D होगा। अच्छा, इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा यही आपको समझना है। मैं सूत्र की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। सूत्र अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, Tn बराबर A+n-1 × D। अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे, बस 5 मिनट रुकिएगा केवल। अब यहाँ से हमने लिखा A+D, A+2D, A+3D। अगर इसी को थोड़ा विस्तार कर दे तो A+2D को A+D+D लिख सकते हैं,
और इसको विस्तार कर दे a प्लस 2d प्लस d कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, और यहाँ पर a का मान कितना है 5 है, d का मान कितना है 5 है, यहाँ पर a का मान कितना है 5 है, और d 2 बार है 2d, तो 5 दूना कितना 2 इंटू d का मतलब कितना आपके पास है 5 है। उसके बाद में a का मान कितना है 5 है, 3 है, d का मान कितना है 5 है। अगर थोड़ा इसको हल कर ले तो 5 5 5 10, 5 दूना 10, 5 15, 5 3 15, और इस 5 3 15, 5 20, हाँ ये हो गया 5 10 15 20। तो बच्चा लोग बताओ वही श्रेणी हमें मिला कि नहीं मिला? मिला ना, क्योंकि जो श्रेणी हमारे पास पहले था वही श्रेणी अब भी है, लेकिन इस श्रेणी को हम बनाने के लिए एक फार्मूले का यूज किए हैं, वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इतना हो गया ना, इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर आगे देखिए, अभी आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ से क्या है ध्यान दीजिएगा भैया लोग, जैसे क्या है a1 को a से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे a1 लिखें चाहे t1 लिखें, बात इक्वल होगा। फिर उसके बाद t2 लिखें या हमारा a2 लिखें, बात इक्वल होगा। अगला टर्म लेने के लिए आप उस निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, t3 होगा, a3 होगा, चाहे आप लिख दीजिएगा या मतलब कभी कभी t1 भी देगा, कभी कभी a1 भी होगा, घबराने की कोई बात नहीं होगा। अब इसके बाद a3 जो हमारा होगा a प्लस 2d होगा, फिर उसके बाद t4 होगा या a4 होगा, a प्लस 3d होगा, और t5 होगा या a5 होगा, a प्लस 4d होगा, डॉट 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 डॉट। अब आप चर्चा बहुत ही दिमाग से इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि आने वाला, जैसे ज्योतिषी साहब होते हैं भविष्य बता देते हैं हाथ के पंजे को देख करके, अब वैसे भविष्य बताएंगे यनवा पद क्या होगा। जब पहला पद था तब भी ए था, द्वितीय पद था तब भी ए था, मतलब सब में चाहे जैवा पद करेंगे भैया सब में ए पहले आ रहा है, अर्थात यनवा पद में भी कंफर्म है कि हमारा जो भी होगा वो होगा ए प्लस, सब में आ रहा है, हमने लिख दिया। अच्छा ये बताइए, जब पहला पद था तो कोई डी नहीं था, द्वितीय पद था तो एक डी था, तृतीय पद था तो 2 डी था, चतुर्थ पद आया तो 3d है। मतलब क्या है, जितने पद हैं उतने डी एक कम है, जितने पद हैं उतने ही डी एक क्या है कम है। मतलब अगर 5वां पद होगा तो a प्लस 4d होगा, 6वां पद होगा तो a प्लस 5d होगा, 7वां पद होगा तो a प्लस 6d होगा। मतलब जितने टर्म होंगे उससे d एक क्या होगा कम होगा। तो आप बताइए जब nवां पद होगा तो n से एक कम कितना होगा, n-1 तो होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा tn या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और बच्चा लोग यही हमारा फार्मूला है, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम समांतर श्रेणी का चाहे जैवा पद निकालने के लिए कह दिया जाए, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। टी फार होता है टर्म, एन फार होता है नंबर, कि कैवा नंबर का टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, और एन तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म। जैसे इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होने वाला है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए 3 6 9 12 डॉट 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 और पूछ लिया जाए कि बताओ इसका 5वां पद कितना होगा। मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसका सीरीज स्टार्ट है 3 6 9 12। इसी प्रकार से आप बताइए 5वां पद कितना होगा, या तो 50 पद लिखिए, और चूंकि ये इजी वाला है तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से कैसे निकालना है आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला है किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए वो है tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए चलते हैं,
ये हमारा एक समांतर श्रेणी है, इसमें किसी को कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब में एक डिफिनिट नंबर ऐड किया गया है। वो डिफिनिट नंबर कितना है? 3 है। और वही डिफिनिट नंबर इस सीरीज का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, अर्थात स्मॉल डी होगा। स्मॉल डी कितना चल रहा भैया? 3 चल रहा है। देखिए, इस दूसरे पद में पहला पद घटा लीजिए, या तीसरे पद में दूसरा पद घटा लीजिए, या चतुर्थ पद में से तीसरा पद घटा लीजिए, उससे आपको उस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर मतलब डी निकल जाएगा। तो डी कितना है भैया? 3 है। अच्छा, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद आपके पास 3 है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 3 है और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 3 है। हमें ज्ञात करना है 55वां पद। हमें क्या ज्ञात करना है? 55वां पद, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब आइए, कोई भी चर्चा की, कोई चिंता की बात नहीं होगी। आइए, n के जगह पर हम 50 रखेंगे, a के जगह पर 3 होगा, n कितना है? 50 है और -1 है। d कितना है आपके पास? d आपके पास 3 है। तो इस प्रकार से 3, 50 में से 1 गया 49, 49 गुणे 3, 3 9 27, 3 4 12, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया? 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 55वां पद समांतर श्रेणी का कितना होगा? 150 होगा, जो कि आप ज्ञात कर चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मज़ेदार आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। ये वीडियो जो मेरा था केवल और केवल बेसिक के बारे में था। अब हम लोग आसानी से अगला जो चैप्टर होगा मतलब 5.1 जो कि स्टार्टिंग होगा, जितने भी ये हमने आपको फार्मूले बताए, जितने भी आपको हमने डिफिनेशन बताएं, वो आने वाले चैप्टर अर्थात 5.1 में हम यूज करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से दोस्तों नमस्कार।